बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th हमारी और सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, हिंदी में कहें तो शारीरिक शिक्षा। तो यहाँ पर देखो रिसेंट में आपका जो मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए हम एक सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे या फिर ये भी कह सकते हो कि आपके ऑफिशियल एग्जाम से पहले हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर की, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ऑफिशियल एग्जाम आपका कैसा आएगा, पैटर्न कैसा होगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे, इवन आपने अपने एग्जाम के लिए कितनी तैयारी कर रखी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज, इसमें कुछ क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बेस्ड वाले हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन का आंसर आप मुझे लाइव चैट में बता सकते हैं कि सर मुझे लगता है ये आंसर होगा। यानी कि जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन 1 है, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन 1 डाल के और लिख दिया ऑप्शन जो राइट है, बी है, सी है, डी है या ए है, वट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और मुझे भी लगेगा कि हाँ भाई बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है अंदर से कि हाँ भाई बनाओ, वीडियो बनाओ, क्योंकि बच्चे तो पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, चलिए, तो देखो इस क्वेश्चन पेपर को हम हिंदी में भी अच्छे से समझेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से, और इंग्लिश में भी। और 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा इस वीडियो में, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क देने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले पेपर के पैटर्न को यहाँ पे ध्यान दे लेते हैं थोड़ा सा। टाइमिंग 3 घंटे की, मैक्सिमम 70, सिंपल सा, सभी को ही पता होता है। अब यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश हैं। वैसे देखो सामान्य निर्देश में क्या होता है कि आपको ना बता दिया जाता है कि कितने सेक्शन आपके होने वाले क्वेश्चन पेपर में, लेकिन इस बार फिजिकल में ऐसा कोई सीन नहीं है। टोटल क्वेश्चन है आपके 30। ठीक, टोटल यहाँ पे सेक्शन तो नहीं है, लेकिन अगर हम बांटना चाहें तो 4 में बांट सकते हैं। पहला देखिए क्या है कि 1 से लेके 12 तक के हमारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के। उसके बाद 13 से 16 ये 2 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद 17 से 26 ये हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और 27 से 30 ये हमारे बेसिकली 5 मार्क्स के क्वेश्चन। और 3 में, 5 में और 2 में 2 क्वेश्चन, देखो 2 क्वेश्चन तो 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में ये मिलेंगे आपको एमसीक्यू बेस्ड और चित्र वाले। और 5 मार्क्स में एक मिलेगा एमसीक्यू बेस्ड। यानी कि बहुत ही बढ़िया तरीके से इस बार का आपका क्वेश्चन पेपर बनाया गया है, ताकि आप इजीली आसानी से पास भी हो सको। ठीक है, तो अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो है वो इजीली इन सभी को यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। चलिए हम सीधा आप क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन को बात करेंगे बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, एक तरफ क्वेश्चन है, एक तरफ मार्क्स है, एक तरफ क्वेश्चन नंबर है। चलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए जैसे मैं यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि निम्नलिखित विकलांग एथलीटों के लिए डेफ ओलंपिक्स का आयोजन किया जाता है। तो अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इजीली इस हिंदी का कन्वर्जन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो यहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी अगर लगेगा कि आपको पढ़ के बताना चाहिए तो मैं पढ़ के भी बता दूंगा। ठीक है, तो देखो हमें क्या बताना है पहला क्वेश्चन में, कि विकलांग एथलीटों के लिए डेफ ओलंपिक्स जो होते हैं इनका आयोजन क्यों किया जाता है। तो आपकी बुक में पैरालंपिक्स हो गए और भी बहुत सारे ओलंपिक्स वगैरह होते हैं, तो उसमें से एक ये डेफ ओलंपिक्स। ये बेसिकली जो बधिर विकलांग होते हैं, बधिर या ये बहुत कठिन वर्ड हो गया, यानी कि जो जिनकी सुनने की क्षमता कम होती है, सुनने की अक्षमता जिनमें होती है, यानी कि सुनने की क्षमता कम है, बेसिकली सुन कम पाते हैं, उनके लिए डेफ ओलंपिक्स जो होते हैं वो आयोजित किए जाते हैं। सिंपल सा, इंग्लिश में भी आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो, हियरिंग डिसेबिलिटीज के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड है कि उन सभी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो नेता सफलता की निगरानी के लिए बनाते हैं। तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो संदर्भित करता है कि नेता को सफलता की निगरानी के लिए बनाया जाता है। सिंपल सी बात है, उसे कहते हैं नियंत्रण। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे बेसिकली राइट हो जाएगा। अब देखिए पहला होमवर्क आपके लिए आ जाता है, पहले तो ये आपको इंग्लिश में देख लो, कंट्रोलिंग हो जाएगा सी। अब पहला होमवर्क आपके लिए ये आ जाता है कि संगठनात्मक आवश्यकताओं के अनुसार कर्मचारियों की भर्ती निम्नलिखित में से किसके तहत की जाती है। इसको थोड़ा आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो इजी आपको समझ में आएगा। द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ एज पर ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स इज परफॉर्म्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो इसके लिए वैसे मैं आपको हिंट दे देता हूं कि इसमें से 2 ऑप्शन होंगे जो आपको राइट लगेंगे। एक है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और एक है ऑप्शन नंबर नहीं, मेरे हिसाब से एक ही ऑप्शन नंबर ए ही राइट लगता है। ठीक है ना, तो मेरी तरफ से ये लगता है ये राइट आंसर है। आपको क्या लगता है आप जरूर बताइएगा। ठीक है, ये मतलब देखो मैंने आपको बता दिया, वैसे हो सकता है, अब आपको कंफर्म करना है कि है या नहीं है। अगर नहीं है तो कौन सा है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में पूछा गया है जेनु वाल्गम किस पोस्चरल विकृति का दूसरा नाम है। तो बेसिकली ये नाम है घुटनों के टकराने का। ठीक है, और एक और होता है जेनु वाल्ग, कुछ इस तरीके से वो धनुषा का जो टांगे होती है, यानी कि बॉ लेग्स का, इस तरीके से। ठीक है, तो जेनु वाल्गम इज द नेम ऑफ अदर्स अदर जो पोस्चरल विकृति है, बेसिकली यह है नॉक्ड नीज। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कक्षा 4 से 12 के लिए एसआई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट में सहन शक्ति को मापने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है।
तो बेसिकली ये परीक्षण होता है 600 मीटर रन वॉक टेस्ट। कितना? 600 मीटर रन वॉक टेस्ट। ठीक है, चलिए इंग्लिश में देख लीजिए, आप यहाँ पे इजीली पढ़ सकते हैं इसको। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, एक और आगे आपके लिए। ठीक है, अनुलोमा विलोमा ये किस पोस्चरल लाइफस्टाइल को रोग से बचने में मदद करता है? यानी कि ये जो शब्द है, इस शब्द का संदर्भ है किसी रोग से बचाने के संबंध में, तो वो कौन सा होता है? इसका आप मुझे कमेंट में बताओगे आंसर, लाइव चैट में बता सकते हो। अगर सही लगेगा तो मैं उसे पिन भी कर दूंगा। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बेरी बेरी शरीर में किस विटामिन की कमी से होती है? देखो इतना तुम्हें पता है कि बेरी बेरी जो रोग है वो विटामिन बी की कमी से होता है, बट यहाँ पे विटामिन के जितने पार्ट है उसमें से किस पार्ट में होता है कि एकदम खोद के क्वेश्चन निकाला है इन्होंने। ठीक है ना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये होता है बेसिकली विटामिन बी1 की कमी से। ठीक है, विटामिन बी1 की कमी से, देख सकते हैं यहाँ पे इजीली ऑप्शन नंबर डी। आगे आ जाता है नियासिन किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? बेसिकली नियासिन जो ये वैज्ञानिक नाम है, ये विटामिन बी3 का है। ठीक है, विटामिन बी3 का ये नाम है वैज्ञानिक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, मिलान करना है हमें। चलिए मिलान कर लेते हैं कि सबसे पहला एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है, तो ये कार्य किसका होता है भाई? ये होता है, एक सेकेंड इसको राइट कर देते हैं, हाँ ये होता है प्रोटीन का। ठीक, आंतरिक अंगों को सुरक्षा देता है, तो ये कार्य करता है वसा। हड्डियों व दांतों के लिए आवश्यक होता है, सिंपल सी बात है, ये कार्य कौन करता है? कैल्शियम करता है। और हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन हो गया, इसके निर्माण के लिए आवश्यक क्या होता है? आयरन यानी कि लोहा। तो हमने देखा यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे अब हमें ऑप्शन राइट दिखेगा, आप बताओ जल्दी से, देखो जल्दी से बताओ इसका आंसर कौन सा राइट बनेगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहले का घा, दूसरे का का, तीसरे का खा, चौथे का गए, इस तरीके से। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे इजीली से जो है मिलान कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इजीली आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हो। आगे समझिए क्वेश्चन नंबर 8, विशेष ओलंपिक की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके दिमाग की उपज है? यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है स्पेशल ओलंपिक्स का, ये बेसिकली किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया है पीवी कोवर्टीन के द्वारा। ठीक है, पीवी कोवर्टीन के द्वारा। और इंग्लिश मीडियम में आप चाहो तो इजीली यहां से पढ़ भी सकते। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस रोग में आपको सांस लेने में कठिनाई होती है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अस्थमा। वैसे यहाँ पे इन्होंने अस्थमा लिखना चाहिए था, मैं आपको दिखा देता हूँ। इंग्लिश में इन्होंने देखिए अस्थमा लिखा हुआ है, तो सी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि इसी रोग में हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। आगे देखिए उच्च रक्तचाप, देखिए ऑप्शन में बेसिकली यानी कि आपके जो एमसीक्यू बेस्ड वाले क्वेश्चन है उसमें भी 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिल चुकी है। बहुत अच्छी बात है भाई, जितनी ज्यादा चॉइस होगी उतना आप आसानी से जो है पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। देखो उच्च रक्तचाप निम्न में से किससे संबंधित है? तो बेसिकली हमारे शरीर का जो बॉडी प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, उसे कहते हैं कि रक्तचाप उच्च रक्तचाप से संबंधित है, सिंपल है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन महिला एथलीट ट्रायड नहीं है? तो देखो महिला एथलीट ट्रायड के बारे में अलग से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन पूछा गया है तो रजोरोध भी होता है, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस जिसे आप अस्थि सुशीरता भी कहते हो ये भी होता है, और खाने संबंधी विकार भी होते हैं। अब मासिक धर्म की स्थिरता ये यहाँ पे नहीं होता है भाई, तो हम क्या कहेंगे बेसिकली कि हमारा ऑप्शन कौन सा यहाँ पे ट्रायड नहीं होगा, वो है ऑप्शन नंबर ये वाला। ठीक है, चलिए इंग्लिश में देखोगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी इस तरीके से दिख जाएगा। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे, नीचे दिए गए 2 कथनों के संदर्भ में कौन सा सही है ये समझाना। देखो पहला है कि अभिकथन दिया हुआ है प्रोटीन कोशिका के निर्माण के लिए एक अहम तत्व है, बिल्कुल ठीक है, तो अभिकथन बिल्कुल ठीक। कारण कि वसा मधुमेह के लिए एक ऊर्जा का स्रोत है, वसा यानी कि फैट यानी कि मधुमेह का एक सबसे बड़ा कारण, बिल्कुल भी नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि अभिकथन हमारा सही है, लेकिन कारण है ये हमारा गलत है, तो हम क्या कहेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इंग्लिश में आप देखोगे तो इजीली आप यहाँ पे इसे पढ़ सकते हो, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 है, अब एक मिलान हमें फिर से करना है। अब ये मिलान देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा। देखिए पहला क्या है कि बाजू मोड़ने का परीक्षण, तो बाजू मोड़ने का परीक्षण किससे संबंधित होता है? हमारे ऊपरी भाग से। ठीक है, उसके बाद बैक स्ट्रेच परीक्षण, हाँ सिंपल सा है, ये तो वही हो जाएगा, ऊपरी कंधों की लचक से होता है। फिर 6 मिनट चाल परीक्षण, ये किससे संबंधित होता है? तो ये होता है हमारी हृदय वाहिका की पुष्टि से संबंधित। और चेस्ट एंड रीढ़ परीक्षण,
ये होता है शरीर के निचले भाग की लचक से संबंधित। सिंपल सा, अभी आप समझ गए होंगे। अब देखो ऑप्शन हम चूज करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हमें यहाँ पे राइट मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमें यहाँ पे राइट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए मिस्टेक क्या है, मिस्टेक बेसिकली इंग्लिश में, कि ऑप्शन नंबर बी को इन्होंने मतलब जो राइट है इंग्लिश में तो उन्होंने डी पे दे रखा है, लेकिन मतलब हिंदी में डी पे दिया हुआ है, इंग्लिश में इन्होंने बी पे दिया हुआ है, तो ये गलत है। ठीक है, तो आप पता है आंसर कैसे लिखोगे, पहले तो आप अपने जो एग्जामिनर होंगे उनसे पूछ लेना कि सर इस तरीके से दिया हुआ है तो हम कैसे लिखें। अगर आता है तो, वैसे आएगा नहीं, हो जाता है कभी कभी, अगर आ जाता है तो आप अपने एग्जामिनर से पूछना, वो आपको बता देंगे। ठीक है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे लिखना कि हिंदी हिंदी ऑप्शन ए और इंग्लिश ऑप्शन बी, इस तरीके से। ठीक है ना, तो टीचर को लग जाएगा कि हाँ बंदे को समझ में है पूरा का पूरा। तो ये तो हो गए हमारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन 10 से 12 मिनट में कंप्लीटली। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, आई होप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे आगे आते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, मैंने इसको अलग करने के लिए सेक्शन को अलग से यहाँ पे क्वेश्चन डाल रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ आसन जो है उसके नाम दिए गए हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसमें से 2 आसन आपकी किताब में भी नहीं है। 2 आसन के चित्र आपकी किताब में भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं 2 आसन के आपको नाम बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप देखो, जो का वाला है ये है आपका चक्रासन, और जो तीसरा है ये है आपका भुजंगासन। ठीक है, भुजंगासन। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर खा और घा, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ अगर आपको पता है, नहीं तो आप अपने टीचर से पूछना। वैसे मैंने आपकी बुक को पूरा छान लिया, एक एक पेज को नहीं मिला मुझे। अगर आपको लगता है आपको क्या हो सकता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये 13 हो गया। अब 14 देखिए, इसी तरीके से इसमें आसन संबंधी जो विकृतियां हैं हमें उनको पहचानना है और उनके नाम लिखने हैं। तो देखिए सबसे पहली आसन की विकृति जो है यह है धनुष आकार की टांगे, यानी कि जिसे हम कहते हैं बोलेक्स। ठीक है, उसके बाद ये दूसरी यहाँ पे विकृति है, इसको कहते हैं पार्श्व कुब्जता, यानी कि स्कोलियोसिस इंग्लिश में। और जो तीसरी प्रकार की विकृति, देखो आपको ना थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो सकती है कि ये जो तीसरी विकृति है यहाँ पे ये वाली, ठीक है ना, ये और ये, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस पता है आपको क्या लगेगा, कि यहाँ पे ये जो लाइन है वो इस तरीके से ऐसी जा रही है। ठीक है, थोड़ी तिरछी है, लेकिन ये लाइन थोड़ी काफी ज्यादा तिरछी है। तो जो कम तिरछी होती है इस संबंध में उसे हम कहते हैं बेसिकली यहाँ पे कहाँ गया, हाँ, जो कम तिरछी है उसे कहते हैं कुब्जता, और जो ज्यादा तिरछी होती है उसे कहते हैं अग्र कुब्जता। ठीक है, जो कि आगे की तरफ झुका हुआ उसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे बोलक्स, यानी कि धनुष आकार की टांगे यहाँ पे ऑप्शन। और जो दूसरा वाला है बेसिकली ये वाला पार्ट, इसको कहेंगे हम पार्श्व यानी कि स्कोलियोसिस, सी वाले को कहेंगे कुब्जता, एंड डी वाले को कहेंगे अग्र कुब्जता। इस तरीके से सिंपल सा है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे समझिए आगे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, संतुलित आहार के कोई 2 लाभ लिखिए। आपसे 2 पूछे गए हैं, अगर ये 3 या 4 में पूछ लिया जाता है 3 मार्क्स में भी, तो भी आपको जो मैं आंसर बता रहा हूँ आप उतने लिख देना, पूरे मार्क्स मिल जाए। देखिए संतुलित आहार के लाभ, यानी कि जब अच्छा भोजन आप खाते हो जिसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हर एक चीज की मात्रा अच्छी होती है, तो सिंपल सी बात है, देखिए यह शरीर के विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए हमें ऊर्जा प्रदान करता है। आहार आप अच्छा खाओगे तो सिंपल सी बात है आपको ऊर्जा ज्यादा मिलेगी। हमारे शरीर की जो क्रिया है, वो हमारे शरीर के जो अंग है वो आसानी से क्रिया अपनी कर पाएंगे, सुचारू रूप से अपने कार्य कर पाएंगे। सिंपल से ये भी हो गए। हमारे शरीर में जो भी टूटे फूटे ऊतक होते हैं, यानी कि छोटे छोटे शेल्स होते हैं, उनके निर्माण में और पुनः तेजी से कार्य करने के लिए मदद करता है। शरीर के अंदर प्रतिरोधक तंत्र को, यानी कि हमारे शरीर में कोई बीमारी वगैरह लग जाती है, चोट लग जाती है, तो उसे जल्दी से ठीक करने में भी और पाचन क्रिया को अच्छा करने में भी सारी चीजें आ जाती हैं। व्यक्ति की शरीर में सुधार करने के लिए, व्यक्ति की वृद्धि के लिए, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत सारे इसके पॉइंट है। यदि एक आप अच्छा खाना खाते हो तो क्या उसका बेनिफिट है आपके लिए, सिंपल से आप सभी को ही पता होगा इस बारे में। तो अब इंग्लिश में देख लो, बेनिफिट्स ऑफ बैलेंस्ड डाइट, इजीली आप ये पॉइंट यहाँ पे लिख दोगे। टिंकल सॉरी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, आगे देखिए 16 क्वेश्चन है, मासिक धर्म की स्थिरता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि महिलाओं में अक्सर मासिक धर्म की अनियमितता होती है, इस बारे में आपको समझाना है। चलिए समझते हैं भाई क्या होता है। इसीलिए देखो, मासिक धर्म की स्थिरता, एक महिला के मासिक धर्म चक्र का परिवर्तन असामान्य स्थिति, यानी कि ये जो ये स्थिरता जो है मासिक धर्म की, ये क्या होती है कि मासिक धर्म एक टाइम पे नहीं आता है, जो टाइम एक्यूरेट होता है उस टाइम के अंडर पीरियड में नहीं आता है। मासिक धर्म चक्र परिवर्तन बेसिकली सीमा होती है 21 से 35 दिन के बीच की, 21 से 35 दिन के बीच की। लेकिन अगर ये 21 से 35 दिन के पहले हो जाए, ठीक है, या फिर 21 से 35 दिन के बाद में हो, तब हम कहेंगे ये एक समस्या है,
मासिक धर्म की। बेसिकली असमान मासिक धर्म चक्र या फिर मासिक धर्म के कई कारण होते हैं। अधिक वजन का होना, अधिक तनाव का होना, आहार संबंधी विकारों का होना, बीमारियां होना, अधिक से अधिक जो है आप व्यायाम करते हो और ज्यादा से ज्यादा उसमें बदलाव करते रहते हो, ज्यादा यात्रा करते हो, अन्य जो चिकित्साएं हैं, फालतू की दवाइयां वगैरह आप लेते रहते हो, तो इन सभी की वजह से मासिक धर्म में अनियमितता आ जाती है। ठीक है, अक्सर ऐसा देखा भी जाता है, डॉक्टर की स्टडी के अनुसार ऐसा बताया भी गया है। ठीक है, तो ये मासिक धर्म की स्थिरता के बारे में हो गया। अब एक दूसरा ही क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है कि ऑस्टियोपोरोसिस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी यानी कि अस्थि सुशीलता, इसके बारे में बेसिकली अब इसको भी समझते हैं। ये भी महिलाओं के संबंध में है। बेसिकली देखो होता क्या है कि कम अस्थि खनिज घनत्व, जिसे पहले हम ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता था, यानी कि बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस को हम क्या कहते हैं, कम अस्थि खनिज घनत्व, इसे पहले कहा जाता था। ये एक ऐसी बीमारी के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि हड्डी की नाजुकता में वृद्धि, यानी कि चाहे महिला और पुरुष हो, दोनों में हड्डी की नाजुकता, हड्डी जो है वो काफी कमजोर होने लगती है। हड्डी की संरचना इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी, हड्डी बड़ी छोटी होने लगती है। कम अस्थि घनिष्ठ यानी कि जिसे हम कहते हैं बीएमडी, ये सहित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में फ्रैक्चर, दर्द, विकृति, विकलांगता ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। और अक्सर ये जो चीज है, ये बीमारी जो है वो देखी जाती है महिलाओं में। कम अस्थि खनिज घनत्व के प्रभाव में चोट की बढ़ती घटना, तनाव का भंग होना, रजोनिवृत्ति के बाद प्रारंभिक ऑस्टियोपोरोसिस का जोखिम शामिल है। यानी कि यदि आप कम अस्थि खनिज घनत्व, इसके प्रभाव में बेसिकली क्या होता है, आपके साथ में चोट की घटना बढ़ने लगती है, आपके अंदर तनाव बहुत आने लगता है, रजोनिवृत्ति हो सकती है, इस तरीके से ये सारे कारण इसके बनते हैं। ठीक है, तो सिंपल सिंपल से दोनों क्वेश्चन थे, आपको मैंने समझा दिए हैं। और इंग्लिश में देखना चाहो तो इंग्लिश में पहला क्वेश्चन आपका इस तरीके से बनेगा, सेकंड इस तरीके से बनेगा। और बात करें इसके आंसर की, तो आंसर आप यहाँ पे इसीलिए देख ही सकते हो, पहले क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे लिखोगे एंड जो इसके ऑप्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है आप उसे इजीली लिख दोगे। तो ये हो गए हमारे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन, सिंपल से 2 मार्क्स से बेसिकली अभी तक कितने आए हैं, 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आए हैं हमारे, जिसमें से 2 चित्र वाले हो गए और 1 हो गया नॉर्मल लिखने वाला। ठीक है, आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17। नीचे एक स्कूल के पोस्चुलर डिफॉर्मिटीज का स्कोर दिया गया है। ठीक है, कौन सा डिफॉर्मिटीज का स्कोर है, ये वाला। अब इसके आधार पे हमें क्वेश्चन के आंसर देने। देखिए पहला क्या है, अधिकांश छात्रों में कौन सी पोस्चुलर विकृति पाई जाती है। ठीक है, कौन सी पाई जाती है भाई, ये हमें समझाना है। तो आप यहाँ पे देखोगे सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या है कि ये जो इस कलर से, आसमानी कलर से आप कह सकते हो इसे, स्काई ब्लू टाइप में, तो ये है बेसिकली यानी कि चपटे पैर। हम यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे है, ये था ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, चपटे पैर। सेकंड है कि कौन सी आसनीय विकृति सबसे कम पाई जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा, यहाँ पे अगर आप सही से ध्यान दोगे तो जो धनुष आकार की टांगे हैं, ये वाला पार्ट, ये सबसे कम पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, धनुष आकार के पैर, इस तरीके। ठीक है, उसके बाद उनमें से कौन सी घुड़सवारी से ठीक हो सकते हैं, यानी कि ये जो रोग हैं इन सभी में से कौन सा घुड़सवारी से ठीक हो सकता है। तो बेसिकली घुटनों का टकराना। ठीक है, घुटनों का टकराना, ये ज्यादा जल्दी से जल्दी घुड़सवारी से ठीक हो सकता है। ठीक है, सिंपल सा ये भी आंसर हो गया, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन था। आई होप आप सभी आंसर दे रहे होंगे इसका। आगे देखिए इंग्लिश में अगर आप देखोगे इस तरीके से इंग्लिश में कि मतलब आंसर मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। पहले का आंसर आपका हो जाएगा फ्लैट फूड। ठीक है, उसके बाद दूसरे का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा राउंड शोल्डर, नहीं नहीं नहीं, हाँ इसमें वो ये हो जाएगा बॉल एक्स। एंड उसके बाद थर्ड में यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है 3 मार्क्स का ऐसे ही, चलिए आइए उसे भी देख लेते हैं। अब ये बेसिकली है कुछ परीक्षण के बारे में, ठीक है ना, जिसमें स्टैंड ब्रेडिंग जंप आ जाता है, शटल रन। मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन पे बड़ा करके दिखा इस तरीके से। ठीक है, अब इसी के संबंध में कुछ कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, एक एक मार्क्स के 3 एमसीक्यू। चलिए एमसीक्यू देखते हैं। एरोबिक सहन क्षमता की मापने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो एरोबिक सहन क्षमता को मापने के लिए किस परीक्षण का उपयोग होता है भाई, वो होता है 600 मीटर दौड़ पैदल चाल। ठीक है, पहला ऑप्शन राइट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, स्फूर्ति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है। स्फूर्ति को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रांड जंप, सॉरी स्टैंडिंग ब्रांड जंप। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, कौन सा परीक्षण रिकली और जोन्स के परीक्षण से लिया गया है। तो वो भी सिंपल सा बात है कि स्टैंडिंग ब्रांड जंप, इस तरीके से। ठीक है, सिंपल से हो गया, आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे देखिए
अच्छा, इस चीज में एक चीज और बता देता हूँ कि ये जो रिकली व जोन्स परीक्षण है ना, इसमें मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे ऑप्शन देता हूँ आपको वरिष्ठ नागरिक परीक्षण और एक देता हूँ स्टैंडिंग ग्रांट जज। तो आप इसमें से बताओ कि कौन सा आपको लगता है राइट ऑप्शन बैठेगा, ठीक है? वैसे तो मैंने राइट बता दिया है। आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा सही होगा? आप मुझे बताना ज़रूर, ठीक है? चलिए, फिर ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, इसको इंग्लिश में नहीं देखा ना अभी। इंग्लिश में देख लीजिए जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। पहले का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? यहाँ पे फिर सेकंड का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर आपको बताना है ए या फिर सी, ठीक? चलिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में 2 क्वेश्चन है। पहला ये है, यानी कि 30 से 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन में पहला आपकी चॉइस आ गई। ताड़ासन की विधि तथा लाभ लिखिए। विधि और 2 लाभ लिखते हैं। चलिए पहले हम यही लिख लेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। देखिए ताड़ासन विधि, ताड़ासन की विधि क्या होती है? ताड़ासन आसन की विधि। सबसे पहले इसकी पूर्व स्थिति की बात करेंगे कि आपको दोनों पैरों को मिलाकर तथा दोनों हथेलियों को बगल में रखकर सीधे खड़े हो जाना है और पैरों के बल खड़े होकर श्वास भरते हुए हाथ आकाश की ओर खींचते हैं और एड़ियां भी आपको उठा लेनी है और यही प्रक्रिया आपको बार बार दोहराए रखनी है। बस ये हो जाएगा सिंपल सा ताड़ासन विधि, ठीक है? अब इसके लाभ क्या है भाई? तो इसके लाभ देखो बहुत सारे हैं, जिसमें से सबसे पहला ये है कि शरीर में स्फूर्ति और लंबाई बढ़ती है। साथ ही साथ जब प्रसव होता है तब उस टाइम महिलाओं को पीड़ा कम होती है, ठीक है? लकवे में लाभ होता है और रक्तचाप भी ब्लड प्रेशर जो काफी ज्यादा कम होता है। सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए कि सभी के लिए अच्छा है, सिर्फ बीमार व्यक्ति को ये आसन नहीं करना चाहिए, ठीक है? जो रियल टाइम पे बीमार है, बीमारी युक्त है, उसे ये आसन नहीं करना, ठीक है? सिंपल सा ये हो गया ताड़ासन की विधि। अब आगे देखिए अथवा में है कि सामान्य जीवन शैली में रोगों को रोकने में आसनों की क्या भूमिका हो सकती है। तो आइए समझते हैं भाई क्या भूमिका हो सकती है आसनों की। बहुत सी भूमिकाएं हैं। सबसे पहली, हमारे हड्डियों को और जोड़ों को जो आसन है वो बहुत ज्यादा मजबूत करता है। हमारा ब्लड प्रेशर जो है उसे नॉर्मल रखता है, यानी कि रक्त परिसंचरण में सुधार लाता है। हमारे शरीर में मजबूत प्रतिरक्षा बनाता है, यानी कि जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको और ज्यादा मजबूत बनाता है। हमारे श्वसन अंगों की दक्षता श्वसन अंगों को और ज्यादा मजबूत बनाता है। उत्सर्जन प्रणाली को पूरा करता है, साथ ही साथ मांसपेशियों के ऊतकों को मजबूत करता है, जिससे कि हम और ज्यादा स्वस्थ रह सकते हैं, ठीक है? तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए, ताड़ासन विधि और इसके लाभ। देख लीजिए ये विधि है, ठीक है? ये लाभ है। फिर यहाँ पे आ जाता है सामान्य जीवन शैली को रोकने में आसनों की भूमिका। तो 2 भूमिका ये हो गई और बाकी की भूमिका ये हो गई। आपको क्या करना है, इसको एक-एक लाइन में डिफाइन कर देना, बस ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है? इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए ताड़ासन का मेथड क्या होता है, ये मेथड है बेसिकली। उसके बाद इसके यहाँ पे क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये बेनिफिट्स है। देन का रोल क्या होता है आसन का, प्रिवेंटिंग कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज, दैट इज द वन। इजीली आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों? चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। गैर पोषक तत्व से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 2 पोषक तत्वों का यहाँ पे वर्णन करें। कोई 2, पहले बताना कि गैर पोषक तत्व एक्युरेट होते क्या हैं, फिर हमें 2 बताने कि किन्हीं 2 का यहाँ पे वर्णन करो। बेसिकली ये 4 होते हैं, 2 आपसे पूछेगा। ये क्वेश्चन वैसे 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, याद रखना, ठीक है? चलिए देखते हैं क्या होते हैं। इंग्लिश में पढ़ लो, आपका क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए गैर पोषक तत्व बेसिकली ये ऐसे तत्व होते हैं जो किसी भी प्रकार के हमें पोषण नहीं देते, लेकिन फिर भी ये आहार के पोषक तत्व कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं भाई? देखो, इसमें सबसे पहले आ जाता है फाइबर। आपको समझ तो आ गया ना गैर पोषक तत्व क्या होता है? ये ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को पोषक नहीं देंगे, कोई विटामिन कुछ नहीं देंगे, लेकिन हाँ ये हमारे आहार के लिए फिर भी महत्वपूर्ण है। अब कैसे हैं, वही इन तत्वों के माध्यम से पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल फाइबर। फाइबर क्या होता है? फाइबर बेसिकली हमारे मल को त्यागने में, हमारे पेट को साफ रखने में, कब्ज को रोकने में सहायक होते हैं। ये आंतों की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में भी सहायक होते हैं। ये हमें ताजे फलों में मिलते हैं, ठीक है? उसके बाद दूसरा है स्वाद यौगिक। स्वाद यौगिक में बेसिकली देखो ना तो ऊर्जा होती है ना ही तो पोषण होते हैं। ये हमारे भोजन का स्वाद बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल नमक। नमक को अगर आप खाने में डाल देते हो तो स्वाद बढ़ जाता है, इसका कोई ज्यादा इफेक्ट तो होता नहीं है, ना ही तो पोषण में ना ही तो किसी अन्य चीज में। यहाँ पे हम दूध की बात कर लेते हैं, तो दूध में यदि आप चाय डाल देते तो स्वाद बढ़ जाता है, बट डज नॉट मैटर कि वो आपके लिए हार्मफुल है या फिर लाभदायक है, ठीक है? पादप यौगिक आ जाते हैं कि बहुत से ऐसे पादप यौगिक हैं, यानी कि ऐसे बहुत से पौधे जिन्हें हम खाते तो हैं, इससे हमारी पाचन क्रिया जरूर अच्छी बनती है, लेकिन इसका कोई हमारे शरीर में पोषक तत्व तो नहीं मिलते हैं। इसके लाभदायक भी प्रभाव होते हैं और हानिकारक भी होते हैं, सिंपल है।
तो ये है गैर पोषक तत्व और ये गैर पोषक तत्व का मतलब है। सिंपल हो गया, आप सभी को समझ में आ गया होगा नॉन न्यूट्रिशन क्या है और उसके बाद फाइबर, टेस्ट कंपोनेंट्स एंड प्लांट जो कंपाउंड्स हैं वो क्या-क्या होते हैं। सिंपल सा है, ठीक है? चलिए आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 नॉकआउट टूर्नामेंट के लाभ। देखो अब कई बच्चे क्या कहेंगे कि सर ये तो हमारे उसमें नहीं है सिलेबस में। देखो सिलेबस में क्या है कि नॉकआउट और जो सीढ़ीनुमा विधि है, साइक्लिक विधि है, इस आधार पे आपको फ्रिक्चर तैयार करना है। तो जब आपको फ्रिक्चर तैयार करना है तो आपको उसके बारे में पता तो होना चाहिए। इसीलिए ये लाभ का टॉपिक आपका नॉकआउट टूर्नामेंट में, लीग टूर्नामेंट में डाला गया है। तो अब ऐसा मत करना कि सर ये सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है ना? इसलिए मैंने पहले आपको पहले ही आगाह कर दिया कि है। अब मतलब होता है ना कि फालतू में फिर कमेंट वगैरह कहते थे, सर ये तो आ नहीं रहा है, आपने बता कैसे दिया? इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? चलिए आगे देखिए। तो नॉकआउट टूर्नामेंट के क्या-क्या लाभ होते हैं भाई? बहुत से लाभ हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला तो नॉकआउट टूर्नामेंट काफ़ी कम खर्चीले होते हैं। क्यों? क्योंकि जो टीम एक बार मैच में हार जाती है, फिर उस टीम को बाहर होना पड़ता है। यही इसकी हानि भी है, ठीक है? अगर आपसे नॉकआउट टूर्नामेंट की हानि पूछेगा तो ये आप बताओगे कि यदि कोई टीम एक बार मैच में हार गई तो उसे बाहर कर दिया जाता है। यही इसका लाभ है, इससे कम खर्चा आता है और यही इसकी हानि है। दूसरा, मैचों की संख्या कम होने के कारण टूर्नामेंट में कम समय में ही समाप्त हो जाता है। कि मैचों की संख्या काफ़ी कम होती है, तो टूर्नामेंट कम समय में समाप्त हो जाता है। अब इसी पॉइंट को हानि में लिखोगे, तो आप कैसे लिख दोगे? कि टूर्नामेंट में मैचों की संख्या कम होती है, इसलिए जो अदर जो प्लेयर्स होते हैं, उनको खेलने का मौका मिल ही नहीं पाता है अदर टीम्स को, ये भी पॉइंट आ जाएगा। फिर है तीसरा, उच्चतर प्रदर्शन में सहायक, यानी कि नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है, क्योंकि जो टीम मैच में हार गई है, ठीक है, वो बाहर जाएगी। इसीलिए सभी डर के अच्छा जो प्रदर्शन है उसे करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी मेहनत करते हैं। बट यानी कि देखो नॉकआउट टूर्नामेंट का एक अदर लाभ क्या है कि ये रूल है कि जो मैच एक मैच में हार गई जो टीम उसको बाहर होना पड़ेगा। इसीलिए सभी टीमें अपना पूरा एफर्ट लगाती हैं अच्छा प्रदर्शन करने। और यही सेम चीज़ आप हानि में लिख दोगे कि ज़्यादा प्रदर्शन एफर्ट लगाने की वजह से वो अपने खेल पे फोकस नहीं कर पाते हैं और वो गेम से आउट हो जाते हैं। ये इसकी हानि, ये इसके लाभ। आगे देखिए, खेल अधिकारियों की कम आवश्यकता होती है, रेफरी, अंपायर, टाइम कीपर व रिकॉर्डर। ठीक है, अब इसकी हानि कैसे लिखेंगे भाई? इसकी हानि तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, फिर देखिए पांचवा, विजयी टीम का निर्णय बहुत ही जल्दी हो जाता है। ये तो बहुत ही अच्छा है कि विजयी टीम का निर्णय जो है बहुत अच्छी जल्दी से हो जाता है। तो हानियाँ 3-4 मैंने आपको बता दी हैं, लाभ आपको मैंने बता दिए। सिंपल सा है, कोई ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आगे आ जाइए। अच्छा, 1 मिनट पहले इंग्लिश में अच्छा इंग्लिश में तो बाद में देखना। चलिए फिर भी आप आपको इंग्लिश में दिखाई देता हूँ। देखो, बेनिफिट्स ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। पहले आप देख लो इंग्लिश में, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं इज़िली यहाँ से पढ़ लीजिए आप इसे, ठीक है? अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है, वो हमें एक फ्रैक्चर तैयार करने वाला है। कैसा फ्रैक्चर तैयार करना है बेसिकली? देखो, सीढ़ी-नुमा विधि का उपयोग करते हुए 12 टीमों का फ्रैक्चर। वैसे आपकी जो ऑफिशियल सैंपल पेपर उसमें 8 का पूछा गया। मैं आपको यहाँ पे 12 टीमों के फ्रैक्चर की बात कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए देखिए फ्रैक्चर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए होता क्या है कि सीढ़ी-नुमा पद्धति में फ्रैक्चर सीढ़ी-नुमा होता है, यानी कि जैसा भी मैं आपको बताऊँगा। इसमें कोई बाई नहीं दी जाती है तथा टीमों की संख्या सम हो या कोई विषम हो, कोई समस्या नहीं होती। देखो इस तरीके का आपका जो अ, स्ट्रक्चर है बेसिकली 12 टीमों का, वो यहाँ से चालू होगा, ठीक है? पहले 1 इज़ इक्वल 1 2 फिर 1 3 2 3 1 4 इस तरीके से पहले 12 से लेके यहाँ तक और सेम वही चीज़ यहाँ पे आप इस तरीके से लेके आते चले। सिंपल सा आप यहाँ पे इस तरीके से समझ जाओगे, ठीक है? तो इस तरीके का आपको एक फ्रैक्चर अपना तैयार कर लेना है बहुत ही अच्छी तरीके से 12 टीमों, ठीक है? समझ में आ गया? अब इंग्लिश में देखोगे इस स्ट्रक्चर को तो कैसे याद करना है, सिंपल सी बात है, करना आपको वैसे ही है, बस ये पॉइंट आपको थोड़ा-सा याद रख लेना है, सिंपल है, ठीक है? चलिए, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 ईटिंग डिसऑर्डर। कई सारे डिसऑर्डर होते हैं बेसिकली, इसमें से हमें बताना है ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में। ईटिंग डिसऑर्डर को विस्तार से समझाना है। आइए समझते हैं भाई ईटिंग डिसऑर्डर को विस्तार से। अच्छा ये था क्या? अच्छा मैं इसको ऑप्शन को यूज़ करना भूल गया, कितना अच्छा ऑप्शन है, अंडरलाइन कर दो, आपका फोकस चला जाएगा वहाँ पे, है ना? चलिए देखिए, देखिए क्या कहता है सबसे पहला पॉइंट, अव्यवस्थित खान-पान और अव्यवस्थित तरीके से खाने से ऊर्जा का असंतुलन हो सकता है। ईटिंग डिसऑर्डर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका खाना-पीना असंतुलित होता है जिसकी वजह से आप में ऊर्जा कम-ज़्यादा होती रहती है। बेसिकली ये महिला एथलीट ट्रायड की एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि ईटिंग डिसऑर्डर की। ऊर्जा सेवन और ऊर्जा व्यय को संतुलित ना करने से उत्पन्न होती है। नतीजन
एक एथलीट को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि ऊर्जा के सेवन को कैसे संतुलित किया जाए। बेसिकली ईटिंग डिसऑर्डर आपके खाने से संबंधित है। आप सही खाना खाओगे तो आपको एनर्जी सही मिलेगी, सही नहीं खाओगे तो आपको एनर्जी सही नहीं मिलेगी। ये बेसिकली एथलीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उन्हें इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि किस टाइम पे उन्हें किस टाइप की एनर्जी, किस लेवल की एनर्जी की आवश्यकता होती है। ईटिंग डिसऑर्डर को हम खाने के विवाद में घोर गड़बड़ी के रूप में जानते हैं। ये बेसिकली वजन घटाने की प्रक्रिया में अव्यवस्थित भोजन में हानिकारक होता है। अक्सर अप्रभावी खाने को विभाग में एक विस्तृत श्रृंखला के लिए संबंधित होता है। सिंपल सा बात है कि ईटिंग डिसऑर्डर ना आपके वजन को भी घटा देता है, और कई बार तो अगर आप सही टाइम पे भोजन नहीं खाते हो तो आपके शरीर में अन्य रोग भी उत्पन्न कर देता है। इसमें एक है एनोरेक्सिया नर्वोसा, एक है बुलिमिया नर्वोसा। बेसिकली ये जो 2 पॉइंट है ना, इससे 5 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले सैंपल क्वेश्चन पेपर में मैं आपको वो वाला क्वेश्चन भी समझाऊंगा। अदरवाइज अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आई बटन में कुछ लिंक्स आया करते हैं, उनको जरूर चेक कर लेना। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आंसर आपको किस तरीके से लिखने होते हैं। तो ये ईटिंग डिसऑर्डर है। सिंपल सा पता है क्या है, खाना सही से नहीं खाया है तो एनर्जी नहीं मिलेगी। एक खिलाड़ी के लिए किस टाइम पे कितनी एनर्जी चाहिए उस हिसाब से उसको खाना चाहिए। अगर आप खाना टाइम पे नहीं खाओगे, आपका वजन कम होगा, पाचन क्रिया खराब होगी, इवन शरीर में कई तरीके की जो बीमारियां हैं वो उत्पन्न हो जाएंगी, और भोजन पचेगा नहीं। बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपने ये भी चीज देखा होगा कि आप जब कभी, वैसे नॉर्मली रूटीन में क्या होता है, रात को सोते हो और दिन में काम करते हो, बट जो अगर इसको चेंज करेगा, दिन में सोएगा, रात में काम करेगा, जैसा कि होता है कई बार। अभी के टाइम पे काम यहाँ पे ज्यादा है आप सभी के लिए, तो मैं ज्यादा से ज्यादा, अभी मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 घंटे सोता हूँ, ठीक है। क्योंकि आपके लिए इस तरीके के क्वेश्चन पेपर बनाना है, पीडीएफ बनाना है, उसके बाद इस तरीके से लाइव वीडियो को शूट करना बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि आपका भोजन खाने का जो पूरा का पूरा आहार सिस्टम होता है, दिनचर्या होता है, बिगड़ जाती है। बट कोई नहीं, जब एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद हम इसे दोबारा से शुरू कर देंगे। तो अभी के लिए बट फोकस होके आप सभी एकदम बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। तो ईटिंग डिसऑर्डर इन द सेंस की, अगर आप जैसे रात में काम करते हो, दिन में सोते हो, और नॉर्मली पहले आप दिन में काम करते थे, रात में सोते रहते थे, तो ऐसे आपके जो पाचन क्रिया वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, ठीक है। ये वही समझ सकता है जो इस चीज को इसने कर रखा है, ठीक है ना। चलिए, आप ईटिंग डिसऑर्डर को आप इजीली यहाँ पे इंग्लिश में भी समझ सकते हो बहुत ही बेहतरीन तरीके। ठीक, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से आप लिखोगे। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23। थर्ड में है किन्हीं 3 विटामिनों के नाम लिखिए तथा उनकी भूमिका भी लिखिए। तो देखिए, ये बेसिकली विटामिन आपके कई तरीके के होते हैं, तकरीबन 6 से 8 के बीच में होती है ये विटामिन, जिसमें से आपको 3 पूछे गए हैं और उनकी भूमिका। मैं आपको 5 बताने वाला हूँ, ठीक है, 5 बताऊंगा, जिसमें से आप कोई भी 3 याद कर लेना। पहला देखिए क्या है, बेसिकली 2 तरीके के हमारे भोजन में 2 सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। एक होता है विटामिन, एक होता है मिनरल, यानी कि जिसे हम खनिज कहते हैं। तो हमें यहाँ पे विटामिन पूछा गया है। हो सकता है आपसे अगले पेपर में आपसे खनिजों के बारे में पूछ ले, जैसे कि आयरन, लोहा, मैग्नीशियम, इस तरीके से होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। तो इस वीडियो में विटामिन समझ लेंगे, अगली वीडियो में आपको मिनरल समझा दूंगा। अगर आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं तो आप यहाँ पे आई बटन में लिंक आएगा, उसे चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए, विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए को हम रेटिनल भी कह सकते हैं। ये एक व्यक्ति के शरीर में उसकी शारीरिक वृद्धि और विशेष करके आंखों की वृद्धि के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। इसी तरीके से विटामिन डी की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे शरीर की हड्डियों को बनाने और उनमें वृद्धि और उनके विकास के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। ठीक इसी तरीके से विटामिन ई है, ये हमारे सेल में मेम्ब्रेन की सुरक्षा के लिए जरूरी होता है। विटामिन के हमारे शरीर के खून को जमाने के लिए अहम होता है। और विटामिन बी, इसके कुछ 6 विटामिन हमारे शरीर इस उपसमूह के अंतर्गत आते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल है, यानी इंपॉर्टेंट सभी हैं, बस कोई कोई किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, जैसे कि ए, जिसे रेटिनल कहते हैं, ये शरीर की वृद्धि के लिए इंपॉर्टेंट है, और विशेषकर आंखों के लिए। विटामिन डी शरीर की हड्डियों को बनाने के लिए और उनकी वृद्धि के लिए। विटामिन ई सेल मेम्ब्रेन की सुरक्षा के लिए। विटामिन के खून को जमाने के लिए। विटामिन बी अन्य इंपॉर्टेंट वर्क के लिए आ जाता है। सिंपल सा इस तरीके से लिख दोगे, ठीक है। तो 23 आपको समझ में आ गया इस तरीके से। ये हो गया हमारा यहाँ पे इंग्लिश में भी कंप्लीट। आई होप आप समझ गए होंगे इसको इस तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए आगे जाइए, क्वेश्चन नंबर 24। एक टूर्नामेंट के दौरान विभिन्न समितियों की क्या भूमिका होती है। देखो, समितियां कई तरह की होती हैं, उसमें से 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो टूर्नामेंट से पहले, ठीक है, एक टूर्नामेंट के दौरान, और एक टूर्नामेंट के बाद। तो 3 सैंपल पेपर होंगे। एक में हम टूर्नामेंट से, इस वीडियो में हम दौरान देख ले रहे हैं,
अगली वीडियो में पहले देख लेंगे, उससे अगली वीडियो में हम उससे बेसिकली बाद में देख लेंगे, सिंपल है। और ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा ही रखे हैं इसके, तो वो जरूर देखिएगा। देखिए बेसिकली ये 3 मार्क्स का है और 1 इंटू हाफ इस तरीके से थे, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, 6 लिखनी है समिति। आइए समझते हैं 6 समितियों को। पहली समिति सबसे इंपॉर्टेंट है आयोजन समिति या फिर प्रबंधन समिति। ये हर एक समिति के हर एक कार्यों पर नजर रखती है। यदि कोई भी कमी होती है तो उसको दूर करती है, चाहे किसी भी समिति में हो, किसी भी खेल में, किसी भी प्रतिक्रिया में, सभी कमियों को दूर करती है, उस पर नजर रखती है। क्रय समिति क्या करती है, उसके दौरान की बात हो रही है, जब प्रतियोगिता चल रही है तो प्रतियोगिता के दौरान किसी भी उपकरण की यदि आवश्यकता होती है तो ऐसे में उस उपकरण को जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराना और उसे देना, ये इसका काम होता है। परिवहन समिति टाइम पे खेल जो है वो सुचारू रूप से चल सके, इसलिए टीमों को सही टाइम पे लाना, ले जाना, आवश्यक छोड़ना और जो जो बेसिकली ग्राउंड होता है वहां तक छोड़ना, इसका काम होता है। भोजन तथा आवास समिति बेसिकली खिलाड़ियों और अधिकारियों को भोजन पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी की होती है। साथ ही साथ यदि भोजन से संबंधित अन्य कोई आवश्यकता है तो वो भी यही देखती है। फिर है अधिकारियों के लिए समिति, यानी कि किसी अधिकारी को कोई तकलीफ हो, उसको मानदेय वगैरह देना होता है, इसके लिए ये आ जाती है, उसको दूर करने की, तकलीफ को दूर करने की। प्रतियोगिता कार्यक्रम समिति, ये बेसिकली प्रतियोगिता के दौरान किसी टीम या अधिकारी के कार्यक्रम के संबंध में कोई समस्या है तो इस समिति की जिम्मेदारी है कि उसे दूर करे। फिर प्राथमिक चिकित्सा समिति आ जाती है। बेसिकली प्रतियोगिता के दौरान यदि किसी को चोट लग जाती है तो उस चोट को मरम्मत को ठीक करना, ठीक है, चिकित्सा उपलब्ध कराए। यदि चोट बहुत ज्यादा है तो उसको जाके हॉस्पिटल में भर्ती करवाना। बेसिकली ये सारी चीजें जो है वो आप नॉर्मल मैचेस में भी देखते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे छोटी छोटी सी समितियां हैं। आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 24 इजीली। इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ से समझ लीजिए। रोल ऑफ वेरियस कमिटीज ड्यूरिंग दी टूर्नामेंट, तो कौन कौन सी, ऑर्गेनाइजिंग या फिर मैनेजमेंट कमेटी, परचेस कमेटी, ट्रांसपोर्ट कमेटी, फूड एंड अकोमोडेशन कमेटी एंड कमिटीज फॉर ऑफिसर्स, कंपटीशन प्रोग्राम कमेटी एंड फर्स्ट एड कमेटी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25, साइक्लिक विधि की विशेषताएं लिखिए। तो आइए समझते हैं साइक्लिक विधि की बेसिकली क्या क्या विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बेसिकली टोटल जो है वो 7 पॉइंट है। इसमें से आप कोई 4 से 5 पॉइंट याद कर लीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अगर आपको सारे याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए सबसे पहला क्या होता है, इसमें यह देखा जाता है कि यदि टीमों की कुल संख्या विषम है तो कुल चक्र इज इक्वल टू टीमों की कुल संख्या। ये बेसिकली साइक्लिक विधि तैयार करने का फॉर्मूला है। यदि कुल संख्या विषम है, यानी कि जो 2 से डिवाइड नहीं होती है, तो वो उस समय क्या होगा कि कुल चक्र और बटे में टीमों की संख्या आ जाएगी। उसके बाद मतलब इक्वल हो जाएगा। सेकंड में यदि कुल टीमों की संख्या सम है, 2 से डिवाइड हो जाती है, तो हम क्या कहेंगे, कुल चक्र एंड इक्वल टू टीमों की संख्या -1। फिर तीसरा क्या है कि टीमों को इस प्रकार से घड़ी की सुई की दिशा में, यानी कि इस तरीके से घड़ी की सुई की दिशा में घुमाए जाए जिससे कि उसके जोड़े बन जाए। और चौथा, यदि टीमों की कुल संख्या विषम हो तो जोड़े बनाने के लिए बाई दी जा सकती है। यानी कि देखो पहले तो क्या हो गया कि टीमों की संख्या सम हो या विषम हो इसके बारे में। फिर दूसरा कि टीमों की संख्या को इस प्रकार से हमें घुमाना है जिससे कि उसके जोड़े बन जाए। तो यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे बेसिकली 9। तो हमें क्या करना है, टीम को इस तरीके से ऐसे घुमाना है कि इसके जोड़े बन जाए। अगर जोड़े नहीं बनते हैं तो हमें क्या करना है, तब हमें बाई देनी है। और बाई जो है एक सेकेंड, यदि टीमों की संख्या कुल सम हो, यानी कि कुल संख्या जो वो सम होती है, तो हम नंबर 1 को फिक्स करेंगे। यदि विषम है तो बाई को फिक्स करेंगे। और उसके उपरांत चक्र के मैच स्थापित करने के लिए टीमों को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाया जाता है। और इस तरीके से आपका जो साइक्लिक विधि है वो कंप्लीटली हो जाती है। साइक्लिक विधि दैट मीन्स एक घड़ी की विधि की तरह है, ठीक है। सिंपल सा है ये, आप यहाँ से इजीली देख सकते हो। इंग्लिश में देखोगे, देख लो इंग्लिश में, इस तरीके से आप पढ़ लेना इसे, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे लिखोगे इजीली तरीके से। आगे बढ़ जाए अगले पॉइंट की तरफ। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन इसी में ये दिया हुआ है कि प्रत्येक आयु के वर्षों के लिए बीएमआई इंडेक्स बनाइए। यानी कि हमें आयु वर्ग के लिए किस आयु में कितना भार होना चाहिए ये हमें बताना है। तो आइए बनाते हैं भाई बीएमआई इंडेक्स, चाहे हिंदी में हो इंग्लिश में, आप इजीली इसे देख सकते हैं। तो बीएमआई इज इक्वल टू बिलो नॉर्मल वेट, मतलब कि 18.5 की यहाँ पे बात हुई है, तो बिलो नॉर्मल जो वेट है इसकी बात है। अच्छा एक सेकेंड, इसको मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ, ठीक है। कितना अच्छा लग रहा है अंडरलाइन करने के बाद। देखिए बॉडी मास
इंडेक्स इंटरेक्शन। सबसे पहले बीएमआई की बात करेंगे तो 18.5 से क्या होता है कि बिलो नॉर्मल वेट है, ठीक है। यदि बीएमआई जो है वो 18.5 एंड 25 के अराउंड है तो हम कहेंगे नॉर्मल वेट है। यदि बीएमआई 25 से 30 है तो हम कहेंगे ओवरवेट है। बीएमआई जो है वो यदि 30 से 35 है तो केस 1 ओबेसिटी है। बीएमआई जो है वो 35 से 40 है तो केस 2 ओबेसिटी है। बीएमआई यदि 40 से है तो क्लास थर्ड की ओबेसिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे इजीली समझ सकते हो, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया यहाँ पे। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 25 था 3 मार्क्स का यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। दोनों क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं, साइक्लिक विधि आपको समझा दी है और बॉडी मास इंडेक्स। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ, जब एक्चुअल में मैं अपने टाइम पे स्कूल में था तो मेरे पास ये सब्जेक्ट नहीं था, तो इसीलिए हो सकता है कि किसी क्वेश्चन को शायद मैं अपना फुल एफर्ट डाल रहा हूँ फिर भी आपको नहीं समझा पा रहा हूँ पूरी तरीके से। हालांकि कोशिश तो मेरी यही है कि पूरा समझाया जाए। अगर फिर भी आपको लगता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को दोबारा उतना ही रिप्ले कीजिए कि जितना एफर्ट मेरी तरफ से लग सकता है मैं आपको पूरा पूरा समझाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 26, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ये न्यू टॉपिक है आपका। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्य और किन्हीं 3 कार्यों के बारे में विस्तार से। तो बेसिकली हमें 3 कार्यों को अच्छे से समझाना होगा, यही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्य पूछे गए हैं ना। हाँ, समिति के कार्य। आइए देखिए, सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्य कार्य ये होता है कि ओलंपिक आंदोलनों को बढ़ावा दिया जाए और जो भी ओलंपिक आंदोलन होते हैं उनका नेतृत्व किया जाए। सिंपल सा, आंदोलन को बढ़ावा दो, नेतृत्व करो ओलंपिक के स्तर पर। दूसरा, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये न केवल खेलों में बल्कि राष्ट्रीय ओलंपिक खेल समितियों को और अंतरराष्ट्रीय संघों में भागीदारी को भी प्रोत्साहित करती है। साथ ही साथ महिलाओं, कोचों, तकनीकी अधिकारियों और पत्रकारों के लिए क्षेत्रीय जो सेमिनार्स होते हैं इनका भी आयोजन यही समिति के द्वारा किया जाता है, ठीक। अगला देखिए, खेल और खेल प्रतिभागियों के एक संगठन, उनके विकास समन्वय को प्रोत्साहित करना किया जाता है। खेलों में ओलंपिक खेलों के नियमित आयोजन को सुरक्षित करना, ओलंपिक खेलों को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ कार्य करना, पुरुषों और महिलाओं में समानता के सिद्धांत को लागू करना एवं ये देखना कि सभी जो व्यक्ति हैं वो सही से खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे, ये सारी चीजें आ जाती हैं। बेसिकली अगर देखो आपको सिंपल से यहाँ पे नॉर्मल वे में इसको समराइज करना है तो मैं आपको बताता हूँ, अब मुझे स्लो स्क्रीन पे मत देखो, मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक स्तर पर होने वाले जितने भी ओलंपिक आंदोलन होते हैं उनको बढ़ावा देती है, उनका नेतृत्व करती है, उनका आयोजन करती है, उनका नियमन करती है, उनको कब लागू करना है, डेट वगैरह सब यही करती है, ठीक है। साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या फिर राष्ट्रीय स्तर पर जो भी ओलंपिक संघ है इन सभी को और ज्यादा बढ़ावा देती है, उनकी टीम्स को जो है हायर करती है, बेसिकली हायर तो नहीं, हम ये कह सकते हैं उनको बेसिकली प्रोत्साहन देती है कि वो और अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करके अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक खेलों में खेलने के लिए आए। साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी चाहे महिला हो, पुरुष हो या जिस आयु के लिए वो खेल खेला जा रहा है सभी को प्रोत्साहन देना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अपने अधिकारियों के संबंध में इसको जो नियम वगैरह होता है वो बनाते हैं। साथ ही साथ यदि कोई भेदभाव संघर्ष हो रहा है इसके खिलाफ तो उसको रोकना, उसको वहीं पे खत्म करना, ये सारे इसके कार्य होते हैं। सिंपल सिंपल सा नॉर्मल वे में आपको समझा दिया है। आप वैसे ये पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, मैंने आपको एक लिख के दिखाने के लिए इसे लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे नॉर्मल वे में जैसे समझाया ऐसे आप समझ लेना, ठीक है। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं इसीलिए आप उसे यहाँ से पढ़ सकते हो, जो भी इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं। देखो यहाँ पे ये है कि मेन फंक्शंस ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो कौन कौन से मेन फंक्शंस हैं इजीली आप इसे यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आगे आ जाते हैं हमारे 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन। टोटल 4 क्वेश्चन होंगे जिसमें 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलने वाली है, 2 में होगी या 1 में, अभी कंफ्यूजन है, देख लेंगे यहाँ पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 बेसिकली केस आधारित है, स्टडी पर बेस्ड, एक मार्क्स से 5 क्वेश्चन होंगे। देखिए ये आपका एक केस दिया हुआ है, बेसिकली ये जो पॉइंट है ये है 30 सेकंड के चेयर स्टैंड परीक्षण टेस्ट के संबंध में, ठीक है। तो अब हमें इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने। क्वेश्चन क्या है कि 30 सेकंड चेयर स्टैंड ये जो उद्देश्य, इसका उद्देश्य जो है वो क्या होता है। 30 सेकंड चेयर स्टैंड टेस्ट, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है निचले शरीर की ताकत का निर्धारण करने के लिए। देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया है तो सभी बच्चे लाइव चैट में जरूर आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, ठीक है, ताकि मुझे भी तो पता चले कि हाँ आप सभी वीडियो देख रहे हैं और समझ रहे हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए
तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, निचले शरीर की ताकत का निर्धारण करने के लिए। सेकंड देखिए, इस टेस्ट का उद्देश्य, देखो एक तो क्या है, एक है इसका पर्पस, मैं आपको इंग्लिश में दिखाता हूं अभी। एक है इसका, कहां गया, एक है इसका पर्पस, एक है इसका ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे पर्पस गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव है, एक इसका पर्पस है। तो बेसिकली इसका पर्पस तो क्या हो गया, निचले शरीर की ताकत का निर्धारण करने के लिए, और दूसरा है इसका ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि अधिकतम स्टैंड को 30 सेकंड में पूरा करना है। ठीक है, अधिकतम स्टैंड को 30 सेकंड में पूरा करना है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर इस टेस्ट के लिए आवश्यक उपकरण क्या क्या होता है, तो आवश्यक उपकरण इसके लिए एक ऐसी कुर्सी जो बिना बाहों वाली कुर्सी होती है और सीधी पीठ वाली कुर्सी होती है, जैसे नॉर्मल प्लास्टिक कुर्सी रहते हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए, बिना बाहों वाली, जिसपे बाहें नहीं रख सकते हम। ठीक है, उसके बाद रिकली व जोन्स की, अच्छा एक सेकेंड, ये तो हो गया कि बिना बाहों तथा सीधी पीठ वाली कुर्सी चाहिए, और स्टॉप वॉच ये चाहिए हमें। तो हम क्या कहेंगे, इसमें तीसरा हमारा राइट हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। ठीक है, चौथा देखिए, रिकली और जोन्स के लिए उपयोग किए जाते हैं, कि रिकली और जोन्स किसके लिए उपयोग किए जाते हैं, तो दैट इज वरिष्ठ नागरिकों की क्षमता के निर्धारण के लिए। ठीक है, इसी तरीके से पांचवा देखिए, कुर्सी पर बैठे और परीक्षण उद्देश्य तक पहुंचे का क्या उद्देश्य होता है, तो बेसिकली इसका उद्देश्य भी होता है शरीर के निचले शरीर के लचीलेपन का निर्धारण करने के लिए। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से अलग हो गया, वैसे कुछ ऐसे से जाएगा, हो सकता है कभी कभी अलग भी आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है 4 क्वेश्चन है, तो एक दो क्वेश्चन ऐसा हो गए उस टॉपिक से, हालांकि होगा उसी चैप्टर का, टॉपिक से अलग होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 27 हिंदी में। ठीक, समझ गए। अब इसी क्वेश्चन को आप इजीली इंग्लिश में देख लीजिए। यहाँ पे ये रहा हमारा 30 सेकंड का जो हमारा सेकंड स्टैंड टेस्ट होता है, इसके बारे में। तो एक तो है इसका पर्पस, तो पर्पस है टू डिटरमाइन लोअर बॉडी स्टैंड, एंड इसका ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव है टू कंप्लीट मैक्सिमम स्टैंड इन 30 सेकंड्स, एंड देन इक्विपमेंट क्या है, तो बोथ है 1 and 2 बोथ, एंड व्हाट आर द रिकली जोन्स यूज्ड फॉर, दैट इज सीनियर सिटीजंस, and sit on the chair and reach the test objective, that is to determine lower body flexibility। सिंपल से क्वेश्चन का आंसर पे। ठीक है, आइए, तो एक सेकेंड, हाँ ये हो गया हमारे यहाँ पे कंप्लीट। क्या बच्चों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें आपसे देखिए एक चॉइस दी गई है। ठीक है, तो 5 मार्क्स में एक चॉइस हमारी हो गई। पहला क्वेश्चन, वरिष्ठ नागरिकों की गति और सहन क्षमता को मापने के लिए परीक्षण मदों पर चर्चा करें। यानी कि आप वरिष्ठ नागरिकों की गति और सहन क्षमता को मापने के लिए किस परीक्षण का उपयोग करेंगे, उससे समझाना। तो वो परीक्षण जो वरिष्ठ नागरिकों की सहन क्षमता शक्ति के लिए होगा, वो है रिकली और जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। क्या, ये टेस्ट होगा सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। आइए समझते हैं इसमें होता क्या है। तो बेसिकली देखो, वरिष्ठ नागरिक फिटनेस टेस्ट यानी कि SFT, ये रिकली और जोन्स के द्वारा 60 से लेकर 94 वर्ष के आयु के जो वृद्ध लोग हैं, उनके लिए विकसित किया गया था। इस परीक्षण का उद्देश्य कार्यात्मक क्षमता, जो सीनियर सिटीजन होते हैं, इनकी कार्यात्मक क्षमता, इनका मूल्यांकन करने और वृद्ध लोगों की शारीरिक फिटनेस की स्थिति की निगरानी करने के लिए और समस्याओं की पहचान करने के लिए और कमजोरी कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं 60 से 94 ईयर के, उनके लिए उपयोग किया जाता है, और उनकी इसका उद्देश्य होता है उनकी कार्य की जो क्षमता है उसका मूल्यांकन करे, उनकी फिटनेस पर निगरानी रखे, कोई समस्या है तो उसकी पहचान करे, और कोई कमजोरी है उसकी पहचान करके उसको दूर करें। यह परीक्षण उन लोगों के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए जिन्हें, इनके परीक्षण किसे नहीं करना चाहिए, जिनके सीने में दर्द है, जिनको चक्कर आते रहते हैं, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जैसे हृदय की समस्या है, या फिर अन्य कोई चिकित्सीय स्थिति, कोई चिकित्सा की बीमारी है, तो उसे ये फिटनेस टेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब समझिए इसमें, इस परीक्षण में इसके दौरान होता क्या है। तो सबसे पहला, यह परीक्षण किफायती और प्रशासित करने में आसान है, यानी कि बेसिकली बहुत ही सिंपल सा आसन है सीनियर सिटीजन के लिए। परीक्षण में निम्नलिखित आइटम शामिल होते हैं, जैसे कि निचले शरीर की ताकत के लिए एक चेयर स्टैंड टेस्ट होता है, ये ऊपरी शक्ति की ताकत के लिए आर्म कर्ल टेस्ट होते हैं, शरीर के निचले हिस्से के लिए लचीलेपन के लिए चेयर सीट एंड रीच टेस्ट होता है, ऊपरी शरीर के लचीलेपन के लिए ब्रेक स्ट्रेच टेस्ट होता है, चपलता के लिए 8 फुट ऊपर और गो टेस्ट होता है, एरोबिक सहन क्षमता के लिए 6 मिनट का वॉक टेस्ट होता है। बेसिकली देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, हालांकि यहाँ पे एक चीज मैंने गलती कर दी। गलती क्या की है कि ये जो पॉइंट है आपके बेसिकली, ठीक है, आप चाहो तो इसे लिख दोगे, लेकिन ये एक एक्यूरेट आंसर नहीं होगा।
एक्यूरेट आंसर बेसिकली ये जो परीक्षण है कौन सा, सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट ये होगा। वैसे मैंने इसकी विधि यहाँ पे लिखना भूल गया, ठीक है। वैसे भी आप ये जब चीजें लिखोगे तो आपको 2 से 3 नंबर तो इसी में मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी रही बात 2-3 मार्क्स की, तो ये सीनियर सिटीजन फिटनेस जो टेस्ट है, आप जाओगे तो चैप्टर नंबर 6 का जो वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख लेना। आई बटन में यहाँ पे लिंक आएगा, जरूर देखिएगा उसको, ठीक है। वैसे आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि चेयर स्टैंड परीक्षण जो है वो बेसिकली, एक सेकेंड कहाँ चला गया इसका इंसर्ट कमेंट लीटर, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो ये चेयर स्टैंड जो परीक्षण है उसकी प्रक्रिया कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पे ये जो फिटनेस टेस्ट है, चेयर फिटनेस टेस्ट का, इसके बारे में है। तो सिटीजन फिटनेस टेस्ट, हालांकि इसकी आपकी बुक जो है उसमें भी इस बारे में कुछ ज्यादा चीजें नहीं दी हुई हैं, उसमें भी सिंपल सिंपल सा ये पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए ये पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक। अगर आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ और बन सकता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें मतलब ये जो सब्जेक्ट है ऑलरेडी बेसिकली मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन फिर भी एक पूरा एफर्ट डालने के बावजूद ये कुछ हो जाती है कभी कभी गलतियां। तो चलिए आगे देखते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज और है, अगला क्वेश्चन एक और है यहाँ पे कि एक 62 वर्षीय महिला के लिए ऊपरी शरीर की ताकत और लचीलेपन के मापने के लिए एक परीक्षण का विस्तार से लिखे। देखो 2 परीक्षण है इसके लिए। एक परीक्षण में महिला को डंबल उठाने पड़ते हैं, तो क्या 62 वर्षीय महिला वो 5-10 किलो का डंबल उठा पाएगी? नहीं। इनके लिए एक दूसरा फिटनेस टेस्ट है, वो होता है पीछे खिंचाव वाला टेस्ट, यानी कि जैसे हम कहते हैं बैक स्ट्रेच, ठीक है। तो कैसा ये टेस्ट होता है आइए समझते हैं। जो दूसरा टेस्ट है उसे हम कहते हैं बेसिकली नहीं बाजू मोड़ने का परीक्षण, हाँ। ये एक टेस्ट होता है जिसमें महिलाओं को इस तरीके से डंबल उठाने पड़ते हैं, लेकिन एक 62 वर्ष की महिला ये उठा नहीं सकते। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है, इसीलिए आपको मैंने यहाँ पे बताया कि पीछे का खिंचाव यानी कि बैक स्ट्रेच जो होता है हमारे, इससे ये जो कंधे होते हैं इन सभी के आधार पे जो होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसका उद्देश्य देखिए, एक एक है उद्देश्य यानी कि पर्पस, और एक है इसका ऑब्जेक्टिव, याद रखना। इंग्लिश में आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखो एक है इसका पर्पस और एक है इसका ऑब्जेक्टिव, आइए समझिए कैसे। बैक स्ट्रेच का उद्देश्य क्या होता है, ये उद्देश्य होता है कि ऊपरी शरीर के लचीलेपन का निर्धारण करने के लिए। इसका उद्देश्य जो है वो ये होता है, इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो ये होता है कि पीठ के दोनों हाथों की उंगली को छूना या फिर ओवरलैप करना, यानी कि इस तरीके से हमें क्या करना है, अपने हाथों से पीठ को जो पीछे का भाग होता है उसको छूना होता है। उपकरण एक 18 इंच का शासक है, शासक एक मिनट, अच्छा रूलर होता है बेसिकली, 18 इंच का एक रूलर होना चाहिए आपके पास। आगे देखिए प्रक्रिया कैसी होती है। तो सबसे पहले तो खड़े होने की स्थिति में प्रतिभागी जो है वो क्या करेंगे, पहले आप खड़े हो जाएंगे। उस स्थिति में एक हाथ कंधे पर और एक हाथ पीठ के बीच में रखेंगे, ठीक है। एक हाथ आपको ऐसे कंधे पे और एक हाथ ऐसे पीठ पीठ पे पीछे की तरफ रखना है, और एक दूसरे को छूना या फिर ओवरलैप करने का प्रयास करें, यानी कि दोनों को छूने की कोशिश करें या फिर ओवरलैप करें। स्कोरिंग की बात करेंगे तो स्कोरिंग में मध्यम उंगलियों की युक्तियों के बीच की दूरी को माप लिया जाएगा, यानी कि स्कोरिंग जो है वो आपके ये कंधा और ये जो आप इस तरीके से पीठ को छुओगे उसके बीच में जो गैप होगा उसको मापा जाएगा। अगर उंगलियां जो है वो छू रही होंगी आपस में तो स्कोर बिल्कुल शून्य होगा। यदि वे स्पष्ट नहीं है तो उंगलियों के सुझावों यानी कि नकारात्मक स्कोर के बीच दूरी को मापा जाएगा। यदि वे ओवरलोप है यानी कि दूसरे के ऊपर है तो सकारात्मक स्कोर होगा। 3 तरीके का, एक तो छू रही है अच्छी बात है, नहीं छू रही है तो गलत बात है, मतलब नकारात्मक होगा। छूने के बाद ओवरलैप कर रही है बहुत अच्छी बात है, सकारात्मक हो जाएगा इसका, क्या। तो इस तरीके से आप ये जो बैक स्ट्रेच का परीक्षण है आप इसे यहाँ पे बताओ, ठीक है बच्चों। तो बैक स्ट्रेच परीक्षण जो है वो इस तरीके से आप इसे इजीली बता सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमारे जो 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। अब आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है 29, ये है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको करवाया हुआ है, ये वाला बहुत बार करवाया हुआ है इवन। देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों के महत्व की व्याख्या करें और कोई 3 रणनीतियां लिखें जिनका उपयोग आप उनके शारीरिक गतिविधियों को सुलभ बनाने के लिए करेंगे, ठीक है। वो गतिविधियां आपको यहाँ पे लिखनी है। इंग्लिश में इस क्वेश्चन को आप इजीली देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लाभ की बात करेंगे, फिर उनकी रणनीतियों की बात करेंगे। तो लाभ देखिए यहाँ पे 2 मार्क्स के हैं, रणनीतियां 3 मार्क्स की हैं। तो लाभ को यहाँ पे हम 4 समझ लेंगे, ठीक है, 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला एकाग्रता तथा लचक में सुधार।
शक्ति तथा सहनशीलता में सुधार, हृदय संबंधी सुधार, मोटापे से पीड़ित होने की संभावना कम। ओ भाई, एक ही साथ इतने समझा दिए, आप इतने ही लिख दोगे तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। कि एकाग्रता तथा लचक में सुधार होता है आपकी शक्ति तथा सहन जो क्षमता होती है उसमें बहुत ज्यादा सुधार होता है। आपको जो हृदय संबंधी कोई यदि बीमारी वगैरह है तो उसमें बहुत ज्यादा सुधार होता है। मोटापे से पीड़ित होने की संभावना कम होती है। स्वास्थ्य स्तर में बढ़ोतरी होती है, उससे विकार जो भी स्वास्थ्य संबंधी विकार होते हैं वो कम होने की संभावना होती है। शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने में दिव्यांगता की जो कार्यक्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मनोदशा में सुयोग्यता होता है, इनकी अवसाद कम होता है, तनाव चिंता ये सभी कम होते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्रियाओं में जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए आवश्यक मतलब कि लाभ है शारीरिक क्रियाओं को करने के। अब देखिए, अब कुछ रणनीतियां यहाँ पे बनाई जाती हैं। सबसे पहली रणनीति है डॉक्टर जांच की रणनीति। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये है कि शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने से पूर्व दिव्यांग की शारीरिक जांच करवाकर उसकी शारीरिक अक्षमता के स्तर पर उसकी जांच कर लेनी चाहिए। शारीरिक क्रियाओं के निर्धारण, अच्छा सिंपल सा पहला क्या है कि यदि हमें रणनीतियां तैयार करनी है तो हमें सबसे पहले जो दिव्यांग बच्चा है उसकी जो डॉक्टरी जांच है, चिकित्सा जांच है वो करवा लेनी चाहिए। दूसरा है पूर्व अनुभव, यानी कि वो पहले क्या खेल चुका है उसका अनुभव होना चाहिए और उसी के आधार पे नई रणनीति बनानी चाहिए। उसको पता चल जाएगा कि पहले प्रदर्शन कैसा रहा था, अच्छा है तो और ज्यादा कठिन बनाओ, कठिन था तो थोड़ा कम बना दो। रुचि, जो खेल आप तैयार कर रहे हो, जो रणनीति आप तैयार कर रहे हो उसमें देखना चाहिए कि उस दिव्यांग की क्या रुचि है या नहीं। मान लेते हैं कि आप उसके लिए खेल बना रहे हो कि तो ये क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या वो क्रिकेट खेल पाएगा, बस की है उसके, क्योंकि वो तो वो फॉर एग्जाम्पल मान लेते कोई चल नहीं सकता है तो वो क्रिकेट जैसे नॉर्मल पिच होते वैसे तो खेल नहीं सकता। हालांकि अपने व्हील चेयर पे बैठ के वैसा खेल सकता है। लेकिन अगर मैं वहीं पे कहूँ कि उसके लिए आप अलग से कुछ मान लेते हैं कि अ, कोई और गेम है नॉर्मली, बॉलिंग मतलब कि बॉल उछालने वाला है, यानी कि फुटबॉल टाइप में होता है, बैडमिंटन टाइप में होता है, बैठे-बैठे नॉर्मल होता है, या फिर अदर जो होते हैं उस हिसाब से रुचि के हिसाब से देखना चाहिए। साथ ही साथ क्षमता, यानी कि वो इस लायक है भी या नहीं। जैसे मान लेते हैं कि आपने किसी को बोला है जिसको देखना पसंद, मतलब जो देख नहीं पाता है, उसको आप कह रहे हो कि आपको 3 पत्ती खेलना है, ठीक है? क्या खेल पाएगा? दूसरा, जो चल नहीं सकता है उसे आप कह रहे हो कि आपको इस ग्राउंड के चक्कर लगाने हैं, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही है कि हमें दिव्यांग बच्चे की ना पहले डॉक्टरी जाँच करवा लो पूरी, अनुभव होना चाहिए, रुचि और उसकी क्षमता, इसका ज्ञान होना चाहिए, सिंपल सा, ठीक है? तो लाभ आप ये लिख दोगे, ओके? देन बात आएगी इसकी रणनीतियों की, तो रणनीतियाँ आप ये लिख दोगे। अब इंग्लिश में देखोगे तो ये लाभ हो जाएँगे, ठीक है? फिजिकल एक्टिविटीज़ के, एंड उसके बाद रणनीतियाँ आपकी ये हो जाएँगी, ठीक? अब एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ क्वेश्चन नंबर 30 में। देखो, बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ ये है कि यहाँ पे टाइम आपको बचा दूँगा मैं 5 से 10 मिनट, कि देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि मोटापे को परिभाषित करो। मोटापे को ठीक करने के लिए किन्हीं 2 आसनों की प्रक्रिया, लाभ, विपरीत संकेतों की व्याख्या करो। अथवा में क्वेश्चन क्या है? अथवा में क्वेश्चन है कि सांस लेने से संबंधित जीवन शैली में कौन सी बीमारी है? अस्थमा। जीवन शैली से जुड़ी इस समस्या के लिए सुझाव दिए गए किन्हीं 2 आसनों की प्रक्रिया और मतभेद लिखिए। ठीक है? यानी कि विपरीत संकेत वही सेम चीज़ है। ठीक है? अब देखो एक चीज़, यहाँ पे टाइम आपका कैसे बचेगा? मैं आपको मोटापा होता क्या है और अस्थमा क्या होता है, ये आपको समझा दूँगा। अब 2 आसन दोनों में कॉमन होते हैं, एक ताड़ासन, भुजंगासन और मत्स्यासन। तो इन तीनों में से 2 आसन को तो अभी हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है? इसमें क्या होगा, 2 ही आसन आपको याद रखने हैं और इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, किसी में भी आप लिख दो, पूरे-पूरे मार्क्स मिल जाएँगे। इससे आपका टाइम बच जाएगा बेसिकली। ठीक है? तो इनकी प्रक्रिया, लाभ और विपरीत संकेत सभी आपको समझाऊँगा। ठीक है? चलिए, ऑलरेडी हमारे यहाँ पे 58 मिनट्स हो चुके हैं, तो अभी हमें तकरीबन 6 से 7 मिनट और लगेंगे और तकरीबन ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भाई मोटापा या स्थूलता का मतलब क्या होता है, ठीक है? आइए समझते हैं। देखो, मोटापा या स्थूलता का मतलब क्या होता है? ये शरीर की, मोटापा शरीर की वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति के शरीर में वसा, यानी कि फैट की जो मात्रा है वो बहुत अधिक हो जाती है। अगर सिंपल सी बात है में कहें, जो एज के अनुसार एक एक्यूरेट वेट यहाँ पे तय किया गया है, यदि उस एक्यूरेट वेट से यहाँ पे आपका वजन 20% अधिक हो जाता है तो आप इस मोटापे की कैटेगरी में आ जाते हैं। मोटापे के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि हमारे खान पान से संबंधित गलत आदतें, हमारी पाचन क्रिया का बदल जाना, अत्यधिक भोजन करना, हम परिश्रम नहीं करते हैं, थायराइड या फिर वंशानुगत भी ये चीजें हो सकती है। ठीक है? तो मोटापे के कई साधारण कारण हैं
और कई सारे इसका जो मेन रीजन है वो भी पता चल गया है, और होता क्या है ये भी पता चल गया। इंग्लिश में देखोगे ओबेसिटी आप कह सकते हो इसे, या फिर आप इसे फैटनेस भी कह सकते हो। कैसे कैसे कहोगे, हर एक पॉइंट को इजीली आप यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। अब बारी आती है अस्थमा की। तो पहले हम ये बेसिकली ये तो हमने देख लिया मोटापा है क्या, इसके आसन को और अस्थमा के आसन को एक ही साथ हम कंप्लीट करें। अब समझिए अस्थमा। तो अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे श्वास नलिकाओं से संबंधित है, और इन नलिकाओं की भीतरी दीवार में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से नलिका बहुत ही संवेदनशील हो जाती है। अगर छोटा सा प्रहार भी, छोटी सी हवा उसमें भी लगेगी तो वो बहुत ज्यादा तीखा प्रहार करती है। आपने देखा होगा कई बार आपको जुकाम हो जाता है, तो ऐसे में जुकाम की स्थिति में एक ऐसी स्थिति आती है आपके कि आपकी नाक जो है ना वो काफी ज्यादा इस तरीके ऐसी हो जाती है, आप सांस लेते हो तो काफी अनन्य ऐसा लगता है कि जैसे आपने कहीं कुछ खा लिया हो, ऐसा जैसे कांच वांच में ना जो आपके गले में चुभ रहा हो। तो ऐसे ही ना इसमें भी होता है, जैसे श्वास नलिका जो होती है हमारी उसमें इसी तरीके से बहुत ही ऐसी संवेदनशील बन जाती है। आप हवा अंदर लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो, सांस लेते हो, तो वो बहुत ज्यादा तीखा प्रहार करती है, ठीक है। बात करें लक्षण की, तो लक्षण देखो क्या होता है कि आपको बार-बार खांसी का दौरा आ जाना, आपके दिल की धड़कन जो बहुत बढ़ने लगती है, सांस की रफ्तार, आप बहुत जल्दी-जल्दी सांस लेने लगते हो, फेफड़े आपके फूलने लगते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है, सीने में जकड़न आने लगती है, थकावट, हाथ-पैर, कंधों इन सभी में दर्द होने लगता है। तो ये सभी इसके लक्षण हैं। बात करें इसके कारण की, तो कारण जो है वो बहुत सारा धूल-धुआँ हो जाता है, वायु प्रदूषण है, कई बार ये आनुवंशिकता के आधार पे भी हो सकता है, जो आप कूड़ा-करकट जलाते हो इसके आधार पे भी हो सकता है, कई बार आप मांस को खाते हो लेकिन आप पूरा पका के नहीं खाते हो तो वो भी इसका कारण बन जाता है, ठीक है? तो हालाँकि देखो जब आपसे ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया तो आपको सिंपल सा ये बताना है, ठीक है ना? अस्थमा के बारे में। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स से पूछा जाएगा अस्थमा क्या है, कारण, लक्षण लिखिए, तब आप क्या करोगे? दूसरी वीडियो देखोगे जाके क्या? इसीलिए यहीं पे मैंने आपको समझा दिया कि अस्थमा 1 मार्क्स, लक्षण 1 मार्क्स, कारण 1 मार्क्स। अब सुधार के लिए देखो यहाँ पे कई सारे आसन हैं। सुखासन, चक्रासन, गौमुखासन, पर्वतासन, भुजंगासन, ये सभी आसन हैं। अब इसमें जो कॉमन कॉमन आसन है अस्थमा में, पहले आप इसे बेसिकली इंग्लिश में देख लो अस्थमा को, यहाँ से आप ये बेसिकली इंग्लिश में देख सकते हो। अब इसी अस्थमा के जो आसन है, मोटापा और अस्थमा दोनों के आसन को एक ही बार में समझ लेंगे। 2 कॉमन कॉमन आसन है। कौन कौन से? एक कॉमन आसन है ताड़ासन, ठीक है, दोनों में आप ये आसन कर सकते हो। और दूसरा कॉमन आसन है मत्स्य आसन, ठीक है, हालांकि भुजंगासन भी है लेकिन जो नॉर्मल है आसान है वो आपको यहाँ पे समझना। एक छोटा है, एक बड़ा आसन है। छोटा आसन देखिए, ताड़ासन में क्या होता है, अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही हुआ है कि आपको क्या करना है, दोनों पैरों को मिलाकर पहले सीधे खड़े हो जाना है, और दोनों हथेलियों को आपको बगल में रखकर फिर आपको जैसे आप नॉर्मल इस तरीके से खड़े हैं, एक सेकेंड डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप नॉर्मली कुछ इस तरीके से पहले खड़े हुए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने जो हाथ है वो इसी तरीके से ऊपर की तरफ ले जाने हैं, ठीक है। पैरों के बल खड़े होकर श्वास भरते हुए हाथ को आपको ऊपर इस तरीके से आकाश की तरफ लेके जाना है, और आपके जो पैर होते हैं नॉर्मल, हमारे पैर कैसे ऐसे ऐसे होते हैं ना, ऐसे करके, तो आपको क्या नहीं, नॉर्मल पैर हमारे इस तरीके के होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके जो पैर की एड़ियां हैं इनको इस तरीके से आपको उठा के चलना है, ऐसे, ठीक है। एड़ियों को आपको उठा के रखना है, ठीक है। जैसे होता है आप किसी चीज को वहां तक पहुंच नहीं पाते हो तो आपको ऐसे ऐसे करके उठना पड़ता है, तो ऐसे ही आपको पैर रखने, हाथ ऊपर रखने, बस हो गया ताड़ासन। लाभ क्या है? लाभ बहुत से हैं कि शरीर में स्फूर्ति तथा लंबाई बढ़ती है। इसे करने में जो महिलाएं होती हैं उनके प्रसव पीड़ा में बहुत ज्यादा कमी आती है। लकवे जो होते हैं, लकवे में बहुत ज्यादा लाभ होता है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। साथ ही साथ इसकी बात करें सावधानियों की, तो सभी के लिए अच्छा है, केवल केवल जो बीमार व्यक्ति हैं उन्हें ऐसा नहीं करना, ठीक है। आइए ताड़ासन आसन को इंग्लिश में देखें। ताड़ासन आसन का मेथड यहाँ से देख लो, ये मेथड होता है बेसिकली ताड़ासन आसन का, और ये उसके लाभ हैं। लाभ को हिंदी में लिख रखा है इंग्लिश में होना चाहिए था वैसे तो ये, ठीक है। आगे अगला आसन है मत्स्य आसन। चलिए आइए इसको देखते हैं कैसे करते हैं, यानी कि मछली की मुद्रा में होता है बेसिकली। देखिए, पूर्व की स्थिति समझेंगे पहले, तो क्या करना है, आपको दोनों पैरों को सीधा रखकर आपको बैठ जाना है, कि इस तरीके से आपको बैठ जाना है। इसका वैसे एक मिनट में चित्र देखता हूँ, अगर मिल जाएगा तो आपको दिखाता हूँ अभी। तो एक आसन तो आप पहले यहाँ पे देख लो कि ताड़ासन जो है वो कुछ इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। बाकी अजात आसन भी यहाँ पे देख सकते हो आप। अभी मैं मत्स्य आसन को और ढूंढता हूँ, ठीक है। ये रहा आपका मत्स्य आसन, ठीक है। इस तरीके से मत्स्य आसन जो है वो किया जाता है, ठीक। अब इस आसन में बेसिकली आपकी प्रक्रिया कैसी होती है, तो आप प्रक्रिया समझिए।
सबसे पहले क्या करना है, दोनों पैरों को सीधा रखकर आपको बैठ जाना है, ठीक है। अभी ये जो आप यहाँ पे आसन देख रहे हो, ये प्रक्रिया ऐसी नहीं थी, पहले ये नॉर्मली सीधे बैठे हुए थे, ठीक है। दोनों पैरों को सामने रखकर, ठीक है, ये तो बता ही दिया। फिर आपको पद्मासन लगाना है। पद्मासन दैट मीन्स कि आपको जो है ये हाथ नीचे करके नॉर्मली बैठना होगा, ठीक है। लेकिन इस मत्स्यासन की विधि में दोनों हाथों की कोहनियों का सहारा लेते हुए कमर के बल आपको लेट जाना है। इस तरीके से आपको सहारा लेते हुए कमर के बल नीचे लेट जाना है। उसके बाद हाथों के सहारे से गर्दन को मोड़ें तथा माथे को जमीन से लगाएं। इस तरीके से माथे को आपको जमीन से लगाने हैं और हाथों के सहारे से आपको इस तरीके से गर्दन को आपको मोड़ना है, ठीक। उसके बाद दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे पकड़ें, कोहनियों को जमीन से ले जाएं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाथ से इन्होंने पैरों के अंगूठे को पकड़ा हुआ है और कोहनियों को यहाँ पे इस तरीके से जमीन पे लगाया हुआ है। फिर पेट के भाग को अधिकतर ऊपर की ओर उठाएं, यानी कि क्या करना है, आपको पेट का जो भाग है इसको थोड़ा सा, मतलब जितना हो सके स्ट्रेच रखिए अपर साइड की तरफ, ठीक है। और इस तरीके से आप ये आसन ऐसे कंप्लीट कर पाओगे। अब आती है बारी इसके लाभ की और इसके संकेतों की। तो लाभ, ये आसन दमे रोगी यानी कि अस्थमा रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, शुद्ध रक्त का निर्माण करता है और उसका संचार भी करता है। मधुमेह तथा पेट के रोग दूर होते हैं, कब्ज दूर करता है, खांसी भी दूर करता है, चेहरे और त्वचा को आकर्षक भी बनाता है। ये संकेत, इस आसन का अभ्यास जो है उस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए जिसको गर्दन, कमर में चोट, गर्भावस्था में माइग्रेन या फिर ये क्या है, हाँ जो भी है, कमर वगैरह ऐसे दर्द जो है अगर हैं तो ये नहीं करने चाहिए उस व्यक्ति को, यानी कि सावधानियां विपरीत संकेत है, ठीक है। तो ये हो गया मत्स्य आसन का। और ये दोनों ही आप अस्थमा में भी और मोटापे में भी दोनों में ही लिख दोगे, बच गया आपका टाइम, सिंपल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो इस तरीके से आज की ये वीडियो, जिसमें हमने आपके इस क्वेश्चन पेपर को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, हर एक क्वेश्चन का आंसर मेरी तरफ से जो मुझे लगता था आपके लिए सही लगेगा और जितना एफर्ट देना चाहिए था अपनी तरफ से, जितना मैं दे सकता था, हर एक एफर्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाया है और जितना हो सकता था मेरी तरफ से मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट है आपका, तो आप क्या कर सकते हैं, ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है, ठीक है। आप इस इंस्टाग्राम की आईडी पे हमें मैसेज कर सकते हो, जैसे हमें टाइम मिलेगा आपको आपके सवाल का जवाब भी दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर सही में अच्छा लगा हो, समझ में आई हो सारी चीजें, तो आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें और आप चैनल पे पहली बार आ गए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए, ठीक है। और आने वाली वीडियोस में हम आपके लिए ऐसे ही और भी अ, अगर हो सकेगा तो कम से कम 2 सैंपल पेपर तो अभी आपके और करवा दूंगा, ठीक है। वैसे मैंने प्रॉमिस तो 5 का किया था, लेकिन अब पैटर्न चेंज हुआ है तो क्वेश्चन पेपर काफी लेंथी हो चुके हैं आपके, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, इसमें तकरीबन 15 से 20 घंटे लग जाते हैं एक क्वेश्चन पेपर को डिजाइन करने में, समझाने में, इस तरीके का वीडियो बनाने में, अपलोडिंग में, बहुत सारी चीजें आ जाती है ना, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए वैसे मैंने आपको प्रॉमिस तो 5 का किया था, लेकिन चलिए फिर भी मैं आपको 2 तो और ही करवा दूंगा और 2-3 तो ऑलरेडी करवा रखे हैं, ठीक है। लेकिन न्यू पैटर्न पे बेस्ड है, एक तो ये हो गया, 2 अभी और करवा दूंगा, सिंपल है। उनका लिंक भी आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।